नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान विषय की। जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है, हम उनकी बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे नीति निर्देशक तत्व। टेक्निकल इशू आया तो उस वजह से क्लास बीच में ही बंद हो गई। हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में हम पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 क्या है? एक समाजवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 42 एक समाजवादी सिद्धांत है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि इसमें बताया गया है कि कार्य स्थल पर मानव के उचित और न्याय संगत दशाएं होने चाहिए। जहां पर भी कर्मचारी काम कर रहा है, उस कर्मचारी को उसके मानव के कोडिंग और न्याय संगत दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 42 में कहा गया है। ये अनुच्छेद 42 में कहा गया है कार्य स्थल पर, कार्य स्थल पर मानवोचित एवं मानवोचित एवं न्याय संगत दशाएं। इसी में बात की गई है एक कि कार्यस्थल पर न्याय मानवोचित एवं न्याय संगत दशाएं। इसी में कहा गया है गर्भवती महिलाओं को अवकाश, गर्भवती महिलाओं को अवकाश या प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 के तहत प्रदान की गई है। कार्य स्थल पर क्या होनी चाहिए? जहां पर भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वहां पर मानव के अकॉर्डिंग दशाएं और न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए। इसी में लिए गर्भवती महिलाओं के लिए अवकाश और प्रस्तुति सहायता की बात की गई है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या है? अनुच्छेद 43 है निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग। ये क्या है? एक गांधीवादी सिद्धांत है। ये क्या है? गांधीवादी सिद्धांत। ये क्या है? गांधीवादी सिद्धांत है। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 43 में बताया गया है कि सबको क्या मिलना चाहिए? निर्वाह योग्य मजदूरी। कि राज्य द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि सबको अपने जीवन यापन करने के लिए मजदूरी मिले और कुटीर उद्योगों का क्या हो? विकास हो। निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग, ये अनुच्छेद 43 में बताए गए हैं। जो हमारे कुटीर उद्योग है उनका विकास होना चाहिए। ये अनुच्छेद 43 में बताया गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, कि हर व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए निर्वाह जीवन यानी निर्वाह का मतलब जीवन यापन करने के लिए क्या मिले? अपने को मजदूरी मिले। यहाँ पे लिखना निर्वाह योग्य मजदूरी, राज्य नहीं, सॉरी, यहाँ पे लिखना निर्वाह योग्य मजदूर। की राज्य द्वारा क्या गया? निर्वाह योग्य मजदूरी मिले और कुटीर उद्योग की स्थापना हो, कुटीर उद्योग का विकास हो, अनुच्छेद 43 में बताया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 43 ए। अनुच्छेद 43 ए। अनुच्छेद 43 ए में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 43 ए में बताया गया है अनुच्छेद 43 ए, ये क्या है? ये एक समाजवादी सिद्धांत है। सॉरी, समाजवादी सिद्धांत है। और अनुच्छेद 43 क्या था? अनुच्छेद 43 गांधीवादी सिद्धांत था। अनुच्छेद 43 ए समाजवादी सिद्धांत है। समाजवादी सिद्धांत है। इसमें कहा गया है, इसमें बताया गया है कि मजदूरों को क्या होनी चाहिए? प्रबंधन में हिस्सेदारी होनी चाहिए। कि जहाँ पे भी मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पे उनके प्रबंधन में उनको हिस्सेदारी देनी चाहिए, उनको प्रबंधन का हिस्सा बनाना चाहिए। इसमें बताया गया है कि कर्मकारों अर्थात कार्य करने वालों, कर्मकारों को प्रबंधन प्रबंधन में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। कर्मकारों या कार्य करने वालों को क्या देनी चाहिए? प्रबंधन में हिस्सेदारी देनी चाहिए। कि जहां पर भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वहां पर जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट में उन कर्मचारियों को भी शामिल करना चाहिए। इसके बाद आता है अनुच्छेद 43 बी।
अनुच्छेद 43 बी, ये क्या है? एक गांधीवादी सिद्धांत है। ये क्या है? गांधीवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 43 तो है समाजवादी, अनुच्छेद 43 तो है गांधीवादी, अनुच्छेद 43 है समाजवादी, अनुच्छेद 43 भी है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि सहकारिता को प्रोत्साहन देना चाहिए। सहकारिता को प्रोत्साहन, सहकारिता को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 बी में कहा गया है सहकारिता को प्रोत्साहन। ये कब जोड़ा गया? ये 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया। संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया, 2011 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि मजदूरों को, इसमें ये कहा गया है कि मजदूरों को क्या होना चाहिए? मजदूरों की सहकारी समितियों, मजदूरों की सहकारी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। मजदूरों की सहकारी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। ये किसमें कहा गया है? ये अनुच्छेद 43 में बताया गया। अनुच्छेद 43 में क्या बताया? अनुच्छेद 43 में बताया निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योगों की बात की गई है। अनुच्छेद 43 ए में कहा गया है कि मजदूरों को प्रबंधन में हिस्सेदारी होनी चाहिए, और अनुच्छेद 43 बी में कहा गया है कि सहकारिता को प्रोत्साहन देना चाहिए और उनके लिए सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिए। यह 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया। इसके बाद आता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में बताया गया है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, इसमें क्या बताई गई है? समान नागरिक संहिता। ये क्या है? उदार बौद्धिक वादी सिद्धांत। ये उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। इसमें समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि राज्य के द्वारा राज्य में क्या लागू करनी चाहिए? समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 44। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि समान नागरिक संहिता का वर्णन या उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर आएगा अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए, ये बात अनुच्छेद 44 में की गई है। और समान नागरिक संहिता की बात करें तो हमारे दो कानून होते हैं। इनमें इनमें क्या होते हैं? दो कानून होते हैं। उन कानूनों में क्या करना पड़ता है? एक तो होते हैं सिविल मामले, एक होते हैं सिविल मामले। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है कि एक तो सिविल मामले होते हैं, एक होते हैं आपराधिक मामले। आपराधिक मामले, एक तो होते हैं सिविल मामले, एक होते हैं आपराधिक मामले। ये सिविल मामले होते हैं, ये होते हैं व्यक्ति बनाम व्यक्ति, ये होते हैं व्यक्ति बनाम व्यक्ति, व्यक्ति बनाम व्यक्ति। और जो आपराधिक मामले होते हैं वो होते हैं व्यक्ति बनाम राज्य, व्यक्ति बनाम राज्य, व्यक्ति विरुद्ध राज्य आपराधिक मामले होते हैं। और जो सिविल मामले होते हैं वो व्यक्ति बनाम व्यक्ति होते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं? तो इनकी बात करें तो इसमें आते हैं तलाक, संपत्ति विवाद, विवाह और वसीयतनामा। ये ऐसी जो भी चीजें होती हैं ये आते हैं सिविल मामलों में। इसके बाद इनकी बात करें तो आपराधिक मामलों में आते हैं झगड़ा, लूट, हत्या, चोरी, ये आदि मामले आपराधिक मामलों में आते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें क्या होता है कि यहाँ पर इन सभी मामलों में समान कानून नहीं है। इन सभी में क्या है?
समान कानून लागू नहीं है। सभी के लिए समान कानून नहीं है। सिविल मामलों में सबके लिए क्या नहीं है, सभी के लिए समान कानून नहीं है। और इनमें क्या है, इनकी बात करें तो इनमें क्या है, सभी के लिए समान कानून है। सभी के लिए समान कानून है। इनके लिए सभी के लिए समान कानून है। कि जो समान नागरिक संहिता की बात राज्य द्वारा लागू करने की बात क्यों की गई है, क्योंकि जो सिविल मामले होते हैं व्यक्ति बनाम व्यक्ति और आपराधिक मामले होते हैं व्यक्ति बनाम राज्य, इन आपराधिक मामलों में तो क्या है, सभी के लिए समान कानून है। लेकिन जो सिविल मामले हैं इनके लिए सभी के लिए समान कानून नहीं होते हैं। इसीलिए समान नागरिक संहिता में ये कहा गया है कि यदि सिविल मामले हैं तो भी सभी के लिए समान कानून होगा और आपराधिक मामले हैं तो भी सभी के लिए समान कानून होगा। तो सिविल मामले व्यक्ति बनाम व्यक्ति में सभी के लिए समान कानून नहीं है और आपराधिक मामले जो व्यक्ति बनाम राज्य हैं इनमें सभी के लिए समान कानून होते हैं। इसमें कहा गया है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता में सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों में, समान नागरिक संहिता में सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों में सभी के लिए दोनों मामलों में सभी के लिए समान कानून होंगे या होते हैं। क्या है, समान नागरिक संहिता में सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों में सभी के लिए समान कानून होते हैं। लिख लो आप इसको, सभी समझ के लिए समान कानून होते हैं, होंगे नहीं, होते हैं। सभी के लिए समान कानून होते हैं। उस वहां पर वे आपराधिक मामले हैं तो भी सभी के लिए समान कानून होगा और सिविल मामले हैं तो भी सभी के लिए समान कानून होगा। तो बात करें केवल समान नागरिक संहिता गोवा राज्य में अपनाई गई है अभी तक। तो समान नागरिक संहिता में क्या होगा कि जो सिविल मामले हैं वो भी सभी के लिए समान होगा और आपराधिक जो मामले हैं वो भी सभी के लिए समान होगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 45 क्या है, एक उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 45 एक उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत है। इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण व आरंभिक शिक्षा, कि 6 वर्ष का जो भी बच्चा उसके लिए पोषण की और आरंभिक शिक्षा की बात की जाएगी, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है 6 वर्ष के बालकों के लिए, 6 वर्ष के बालकों या बच्चों के लिए पोषण व आरंभिक शिक्षा, 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण व आरंभिक शिक्षा की बात किसमें की गई है, ये बात की गई है अनुच्छेद 45 में। ये कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको चेंज किया गया। ये पहले 6 से 14 वर्ष तक के लिए क्या था, ये पहले 6 से 14 वर्ष तक के लिए शिक्षा की बात करता था, जिसको अब अनुच्छेद मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करके कहा गया कि 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण व आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 45 में कहा गया। पहले ये 6 से 14 वर्ष तक था, लेकिन 86 संविधान संशोधन 2002 में इसको क्या कर दिया गया, 6 वर्ष तक के रख दिया गया और 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का है वो मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 46।
अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या है? अनुच्छेद 46 में बात की गई है SC ST के लिए शिक्षा की, उनके लिए आर्थिक सहायता व शिक्षा की। अनुच्छेद 46 में बात की गई है SC ST के लिए अनुसूचित अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आर्थिक सहायता एवं शिक्षा की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 46 में की गई है। और अनुच्छेद 46 क्या है? अनुच्छेद 46 एक समाजवादी सिद्धांत है। एक अनुच्छेद 46 क्या है? अनुच्छेद 46 समाजवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 46 क्या है? समाजवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 46 क्या है? समाजवादी सिद्धांत है। इसमें क्या की बात की गई है? इसमें ये कहा गया है कि उदार बौद्धिकवादी, इसमें क्या बताया गया? अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आर्थिक सहायता एवं शिक्षा की बात की गई है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आर्थिक सहायता की बात की गई है। अनुसूचित जाति है व जनजाति है, उनके लिए आर्थिक सहायता व शिक्षा की बात अनुच्छेद 46 में की गई है। अनुच्छेद 46 में की गई है। सॉरी, इसमें लिखना आप गांधीवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है ये? गांधीवादी सिद्धांत है ये। गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कौन सा सिद्धांत है? गांधीवादी सिद्धांत है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या है? अनुच्छेद 47 एक समाजवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 47 ये क्या है? एक समाजवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 47 समाजवादी सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि राज्य पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि राज्य क्या करेगा? अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि राज्य पोषण, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। ये अनुच्छेद 47 में बताया गया है। और अनुच्छेद 47 क्या है? समाजवादी सिद्धांत है। इसमें कहा गया कि राज्य के द्वारा लोगों के पोषण को, जीवन स्तर को सुधारने में और उनको लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के साथ अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अनुच्छेद 47 में लिखा गया है। इसमें एक और लिखा गया है, इसमें यह भी लिखा गया है कि राज्य खतरनाक औषधियों तथा मादक पेय पदार्थों से संरक्षण प्रदान करेगा। ये कौन सा सिद्धांत है? इसकी बात करें तो ये है गांधीवादी सिद्धांत। तो ये क्या हो गया? गांधीवादी सिद्धांत। ये क्या हो गया? गांधीवादी सिद्धांत। ये क्या हो गया? गांधीवादी सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि राज्य खतरनाक औषधियों तथा मादक पेय पदार्थों से संरक्षण प्रदान करेगा। अर्थात लोगों को जो खतरनाक औषधियां चल रही है और जो मादक पेय पदार्थ है उनसे संरक्षण, उनसे बचाने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 47 में लिखा गया है। ये क्या है? गांधीवादी सिद्धांत है। तो अगर पूछा जाए कि राज्य पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य का सुधार करेगा, अनुच्छेद 47 में है। और खतरनाक औषधि और मादक पेय पदार्थों की बात की जाए तो इस भी कौन से अनुच्छेद में है? ये 46 अनुच्छेद में है कि राज्य खतरनाक औषधियों और मादक पेय पदार्थों से क्या करेगा? संरक्षण प्रदान करेगा, उनको सुरक्षित बनाए रखेगा। अनुच्छेद 47। इसके बाद आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 48 में कहा गया है, अनुच्छेद 48 में बताया गया है, अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि क्या किया जाएगा? कृषि व पशुपालन में, कृषि व पशुपालन में, कृषि व पशुपालन में आधुनिक
कृषि व पशुपालन आधुनिक व वैज्ञानिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कृषि व पशुपालन में आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये क्या है? ये उदारवादी है। ये अनुच्छेद 48 क्या है? उदार बौद्धिकवादी बौद्धिकवादी सिद्धांत। उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत अनुच्छेद 48 है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें एक और कहा गया है कृषि और पशुपालन में क्या करना चाहिए? कृषि और पशुपालन में आधुनिक जो तकनीकें हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि हमें क्या करना है? पशुओं की नस्ल के सुधार करना है और उनका संरक्षण करना है, और साथ ही जो बूचड़खाने हैं अर्थात गो वध बंद करना है। इसमें यह भी कहा गया है कि पशुओं के नस्ल सुधार, पशुओं की नस्ल सुधार तथा उनके संरक्षण का प्रयास हो, बूचड़ खानों को बंद किया जाए। बूचड़खानों को बंद किया जाए अर्थात क्या है? गोहत्या। बूचड़खानों को बंद करने का मतलब क्या है? गोवध। गोवध पर क्या हो? गोवध प्रतिबंध हो। गोवध क्या हो? प्रतिबंधित हो। गोवध क्या हो? प्रतिबंधित हो, ये कहा गया है। और ये कौन सा सिद्धांत है? इसकी बात करें तो ये वाला सिद्धांत हो जाएगा गांधीवादी सिद्धांत। ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? गांधीवादी गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा। ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा। तो अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि व पशुपालन में जो आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीक है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि पशुओं की नस्ल सुधार तथा उनके संरक्षण का प्रयास होना चाहिए, और बूचड़खानों को बंद किया जाना है अर्थात गोवध को क्या करना चाहिए? प्रतिबंधित करना चाहिए। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा, और जो खतरनाक हानिकारक औषधियां हैं, मादक पेय पदार्थ है, उन पर रोक लगाने का कार्य अनुच्छेद 47 के तहत राज्य करेगा। इसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद 49 की, सॉरी अनुच्छेद 48A। इसके बाद अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A, इसमें क्या कहा गया है? ये क्या है? ये उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि क्या करेंगे? हम पर्यावरण का क्या करेंगे? संरक्षण व संवर्धन करेंगे। पर्यावरण का क्या किया जाएगा? संरक्षण व संवर्धन किया जाएगा। वन व वन्य जीवों की रक्षा की जाए। इसमें बताया गया है पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन। पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन, इसके अलावा वन तथा वन्य जीव, वन तथा वन्य जीव, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना। ये किसमें है? अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48A में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संरक्षण की और पर्यावरण में निवास करने वाले वन व वन्य जीवों की संरक्षण की बात अनुच्छेद 48 में की गई है। ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा का जोड़ा गया। इसके बाद आता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 भी क्या है? उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत है। उदार
बौद्धिकवादी सिद्धांत अनुच्छेद 49 है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है अनुच्छेद जो बौद्धिकवादी सिद्धांत अनुच्छेद 49, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है और वस्तुएं हैं, उनका क्या करना है? उनकी रक्षा करनी है, उनका संरक्षण करना है। अनुच्छेद 49 में बताया गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना या रक्षा करना किसमें कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 49 में कि राष्ट्रीय महत्व के जो हमारे स्मारक है, जो स्थान है तथा वस्तुएं राष्ट्रीय महत्व की है, हमें उनकी क्या करनी है? सुरक्षा करनी है, उनकी संरक्षण करना है, उनकी सुरक्षा प्रदान करना है। की सुरक्षा करना, तो आप यहाँ पे लिखो की सुरक्षा करना। उनका क्या करना है? हमें सुरक्षा करनी है, की सुरक्षा या रक्षा करना। इसके बाद आता है अनुच्छेद 50। इसके बाद अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 भी क्या है? अनुच्छेद 50 भी हमारा उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या गया है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या किया गया है? अलग अलग किया गया अनुच्छेद 50 के तहत। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग बांटा गया है। 1993 से पहले जो न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की जाती थी, वो कार्यपालिका के द्वारा की जाती, लेकिन 1993 में कॉलेजियम प्रणाली आती है, उसके बाद से कार्यपालिका स्टेप, जो कार्यपालिका का स्टेप होता है वो न्यायपालिका से हट जाता है। अर्थात कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से जज ही क्या करते हैं? अगले सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके चुनाव करते हैं। तो अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है, अर्थात कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है, उनकी वस्तु की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और अपना लास्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, उसका अंतिम अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 51। ये भी क्या है? उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 51 क्या है? उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत। उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत अनुच्छेद 51 है। इसमें विश्व शांति, अनुच्छेद 51 में क्या की गई है? विश्व शांति व न्याय की सुरक्षा की बात की गई है। विश्व शांति एवं न्याय की स्थापना, विश्व शांति एवं न्याय की स्थापना की बात किसमें की गई है? वो अनुच्छेद 51 में की गई है। विश्व शांति एवं न्याय की स्थापना अनुच्छेद 51 में की गई है। इसमें इसमें बताया गया है, इसमें ये कहा गया है कि क्या करना है? कि विश्व शांति व न्याय की स्थापना करनी है। विभिन्न देशों के बाद सौहार्दपूर्ण व क्या होना चाहिए? न्यायपूर्ण संबंध होने चाहिए। विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना या न्याय की स्थापना। इसमें कहा गया है कि विभिन्न देशों के मध्य, विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण एवं न्यायपूर्ण संबंध बनाना। इसमें यह कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौतों
व कानूनों का सम्मान करना। अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौतों एवं कानूनों का सम्मान करना। विश्व शांति एवं न्याय की स्थापना की बात किसमें की गई? अनुच्छेद 51 की संपूर्ण विश्व में क्या रहे? न्याय की स्थापना हो और सभी लोग शांति से रहे। अनुच्छेद 51 में बात की गई है। विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण और न्यायपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो संधि की जाती है, समझौते किए जाते हैं, वो कानूनों के बीच हमें क्या करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए। यह किसमें किए गए? अनुच्छेद 51 में ये बात की गई है कि हमारे क्या हो, विश्व में चारों तरफ शांति होनी चाहिए। अनुच्छेद 51 में बात की गई है कि विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण न्यायपूर्ण संबंध होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते एवं कानूनों का सम्मान करना चाहिए। किसी की भी की लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए। हम क्या करें? विश्व में शांति का प्रसार करें। ये अनुच्छेद 51 में बताया गया है। इसके आगे हम बात करेंगे मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अंतर। मूल अधिकार, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अंतर। कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, हम इनकी बात करेंगे। हम इनकी बात करेंगे कि मूल अधिकार क्या है और नीति निर्देशक तत्व क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों में क्या अंतर है? नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में क्या अंतर है, हम इनकी बात करेंगे। हम इनकी बात करेंगे दोनों में क्या अंतर है। तो आपको पता है भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35 तक, यहाँ भाग 4 में 36 से 51 तक। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। जो मूल अधिकार होते हैं वो वाद योग्य होते हैं, न्यायोचित होती हैं, परिवर्तनीय होते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व है अवाद योग्य, अपरिवर्तनीय और गैर न्यायोचित होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है मूल अधिकार का। और नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मूल अधिकार क्या होते हैं? प्रकृति में नकारात्मक होते हैं, जबकि नीति निर्देशक प्रकृति में सकारात्मक होते हैं। तो हम इनकी बात करते हैं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। तो सबसे पहला जो अंतर है वह है कि ये क्या है। एक तो इसमें क्या है कि ये भाग तीन में है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 12 से 35। और इसकी बात करें तो ये है नीति निर्देशक भाग 4। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51। पहला तो ये है। दूसरा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, अर्थात अमेरिका से प्रेरित है, वहाँ से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, इनको लिया गया है, आयरलैंड से प्रेरित है। तीसरा, इनकी बात करें जो मूल अधिकार है उनका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। जो नीति निर्देशक तत्व है इनका उद्देश्य है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। इसकी बात करें, अगला चौथा पॉइंट, इसमें मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार प्रकृति में क्या होते हैं? नकारात्मक। जो मूल अधिकार की प्रकृति है वो क्या है? नकारात्मक है, अर्थात ये राज्य के विरुद्ध है। नकारात्मक मतलब राज्य के विरुद्ध, ये राज्य के विरुद्ध है। राज्य के विरुद्ध इनकी प्रकृति क्या होती है? नकारात्मक होते हैं। जबकि नीति निर्देशक की प्रकृति क्या है? सकारात्मक।
नीति निदेशक की प्रवृत्ति क्या है? ये राज्य पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, सकारात्मक है, अर्थात राज्य पर कोई प्रतिबंध नहीं है, राज्य पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात इनको राज्य को लागू करना पड़ता है। तो तक राज्य के विरुद्ध क्या है? नकारात्मक है। इन और नीति निदेशक की प्रकृति क्या है? सकारात्मक। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आता है हमारा दोनों में अंतर का 5वां पॉइंट। ये इनको क्या होती है? ये क्या होते हैं? व्यक्तिगत हितों को प्रोत्साहित करते हैं। ये क्या होते हैं? व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। ये व्यक्तिगत, 5वां पॉइंट लिखेंगे, ये व्यक्तिगत कल्याण को, जो मूल अधिकार होते हैं वो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व है ये पूरे समुदाय के कल्याण, पूरे समुदाय के कल्याण को, नीति निदेशक तत्व पूरे समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। कि व्यक्तिगत कल्याण की बात कौन करेगा? मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण की बात करता है, जबकि पूरे समाज के कल्याण की बात नीति निदेशक तत्व करते हैं। अगली बात करें इसमें, इनको विधि द्वारा लागू नहीं किया जाता। मूल अधिकारों को विधि द्वारा लागू नहीं किया जाता है, विधि द्वारा लागू नहीं किया जाता है, ये स्वतः ही लागू होते हैं। जो मूल अधिकार है वह स्वतः ही लागू होते हैं, ये विधि द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको क्या किया जाता है? ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, ये विधि द्वारा स्व ये विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को विधि के द्वारा लागू किया जाता है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। जो मूल अधिकार है वो स्वतः ही लागू हो जाते हैं, इनको विधि द्वारा लागू नहीं किया जाता। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है इनको विधि द्वारा लागू किया जाता है, यह स्वतः लागू नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट इन दोनों में अंतर है। तो ये क्या होता है? ये इनको क्या होती है? कानूनी शक्ति प्राप्त होती है। इनको मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त होती है, मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त होती है, जबकि नीति निदेशक तत्व को, नीति निदेशक तत्वों को केवल राजनीतिक राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। मूल अधिकारों को क्या है? कानूनी शक्ति प्राप्त है, लेकिन नीति निर्देशक को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, केवल राजनीतिक शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट बात करें अगले अंतर की। इन दोनों में अगला अंतर आता है कि मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों को आपातकाल में, मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर आपातकाल में
आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। कि अनुच्छेद 20 व 21 जो हमारे अनुच्छेद पढ़े हैं, जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 अपराधों की स्थिति में संरक्षण, इन दोनों अनुच्छेदों को छोड़कर जब भी राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकाल की घोषणा होती है तो हमारे मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का आपातकाल के दौरान, आपातकाल के समय में निलंबन नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों का आपातकाल के समय निलंबन नहीं किया जा सकता है। अर्थात मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व है इनको निलंबित नहीं किया जा सकता, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसमें आता है कि इनको मूल अधिकारों को, किनको मूल अधिकारों को इनको न्यायालय लागू करने के लिए बाध्य है। इनको न्यायालय द्वारा बाध्य है, सॉरी इसको ऐसे लिखो, 9 में ऐसे लिखो, यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि मूल अधिकारों का हनन करने वाली विधि, मूल अधिकारों का हनन करने वाली विधि को असंवैधानिक व अवैध घोषित करने के लिए न्यायालय बाध्य है। यदि कोई ऐसा विधि या कानून बनाया जाता है जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है या हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय के लिए पास ये बाध्यता है कि उन मूल अधिकारों को हनन करने वाली विधि को क्या करे, असंवैधानिक और अवैध घोषित करे। ये न्यायालय के लिए बाध्यता है, ये न्यायालय के जरूरी है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा न्यायालय के पास नहीं है कि वो बाध्य हो। यदि ऐसी विधि बनाई जाती है जो हमारे नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करती है या हनन करती है, तो न्यायालय द्वारा उसको असंवैधानिक या अवैध घोषित करने का बाध्य नहीं है। लेकिन मूल अधिकारों के मामलों में यदि मूल अधिकारों का हनन करने वाली विधि बनाई जाती है तो न्यायालय उसको असंवैधानिक व अवैध घोषित करने के लिए क्या है, बाध्य है। लेकिन न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों का हनन करने वाली विधि को असंवैधानिक व अवैध घोषित करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में मूल अंतर है। पहला हमने अंतर पढ़ा कि ये अनुच्छेद कहाँ कहाँ है, कि हमने पढ़ा कि ये क्या किए गए हैं, ये अनुच्छेद
12 से 35 तक भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जबकि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है। नेक्स्ट हमने बात की, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। जो मूल अधिकार होते हैं व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण की बात करते हैं। इनको विधि द्वारा लागू नहीं किया जाता है। मूल अधिकारों को विधि द्वारा लागू नहीं किया जाता है, ये स्वतः ही लागू होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व को विधि द्वारा लागू किया जाता है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त होती है, जबकि राजनीतिक शक्ति नीति निर्देशक तत्व को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद हमने बात की कि अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य आपातकाल के दौरान किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का निलंबन या निलंबित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमने बात की मूल अधिकारों को हनन करने वाली ऐसी विधि बनाई जाती है तो उसको असंवैधानिक या अवैध घोषित करने का कार्य कौन करेगा? न्यायालय बाध्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन या हनन करने वाली विधि को असंवैधानिक व अवैध घोषित करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। तो आज हमने बात की अनुच्छेद 42 से लेकर अनुच्छेद 51 तक की हमने नीति निर्देशक तत्वों की बात की, और फिर हमने बात की मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। जो ये नीति निर्देशक तत्व है, अगर ये किसी देश के द्वारा अच्छी तरह से लागू हो सकते हैं तो इसमें सभी के कल्याण की बात की गई है। अगर ये सब हम अनुच्छेद 36 से लेकर हमने 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व की बात की, यदि हम सब इनको पालन करें, इनको अच्छे से ग्रहण करें, तो सभी राष्ट्र क्या कर सकते हैं? आसानी से विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं, और सारी जगह क्या हो जाएगी? शांति की स्थापना हो जाएगी। इसमें नीति निर्देशक तत्वों में क्या गई है? सभी के समुदाय के, सभी समाज के लोगों के कल्याण की बात की गई है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ विशेष जो चीज़ नीति निर्देशक तत्व के बारे में कही गई है, और कुछ विशेष जो हमारे एग्जाम में इनसे संबंधित कुछ कथन हैं या कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है या पूछ ली जाती है। हम उनकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कल की क्लास, आने वाली क्लास में हमारी नीति निर्देशक तत्व ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।